Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का एवोल्यूशन चैप्टर। पिछले क्लासेस में हमने कुछ थ्योरीज के बारे में बात की थी। आपने अगर देखा होगा लेक्चर तो आपको पता होगा दो थ्योरी यानी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया या कैस्मोजोइक थ्योरी, ये दोनों ही थ्योरी हमने डिस्कस कर रखी थी। आज हम जानेंगे बाकी की बची हुई जो थ्योरी हैं उनके बारे में, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मेनली आपके केमिकल एवोल्यूशन से जो भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ से बहुत बार पुटअप होता है, तो वो वाला पार्ट थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। पहले हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी। ये थ्योरी बेसिकली बहुत ही कह सकते हैं आपकी एक ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड थी। वो ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी थी कि साइंटिस्ट साहब ने क्या किया, एक जार लिया, ठीक, उसको ओपन जार को ही मतलब बिना कैपिंग किए उसके इसको बिना ढक्कन से ढके उसमें मीट के पीसेस डाल दिए, ठीक। दूसरे जार में क्या किया, उन्होंने मीट के पीसेस डाले लेकिन उसको बेसिकली पैक कर दिया, ऊपर से कवर कर दिया। और तीसरे जार में उन्होंने क्या किया, कवर तो किया लेकिन एक नेट लाइक कपड़े से, यानी जिन कपड़े में बेसिकली नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा उनसे उसको कवर किया था। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले जब हम छोटे थे इनफैक्ट हमारा भी ये सोचना था कि घर में मिठाई की महक से चींटियाँ पहुँच कैसे जाती हैं। होता है कभी ये क्वेश्चन आया आपके माइंड में? तो क्या होता था कि वो जो मीट के फ्लैश थे, ठीक, टुकड़े थे जो, उनके ऊपर मक्खियाँ आके मंडराना शुरू कर दी। अब वो मक्खियाँ आके मंडराना शुरू की तो साइंटिस्ट साहब का ये दिमाग कहा कि ये जो मीट के फ्लैश है इनने ही क्या जन्म दिया है, मक्खियों को जन्म दिया है, जबकि ऐसा तो है नहीं। मक्खियाँ पहले से ही कहीं ना कहीं प्रेजेंट थी, वो बेसिकली उस स्मेल के थ्रू अट्रैक्ट होना शुरू होंगी। अब जो नेट वाले कपड़े थे उनके ऊपर मक्खियों के अंडे पाए गए, तो ऐसा उन्होंने बेसिकली उनके दिमाग में ये चलने लगा कि जो मीट के टुकड़े हैं उनकी वजह से ही किसका जन्म हो रहा है, मक्खियों का जन्म हो रहा है। तो यही है हमारी क्या, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ अरोज फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एटसेट्रा। क्योंकि मांस की जो पीस थी वो क्या थी, धीरे धीरे सड़ने की तरफ थी, ठीक, डिके हो रही थी। तो उन्होंने कैसे ये कहा कि लाइफ जो है वो अरोज हुआ किससे, डिकेइंग या रोटिंग मैटर जैसे स्ट्रॉ या मड, ठीक। लुईस पाश्चर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उन्होंने यही बताया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से जिनके अंदर लाइफ थी उनसे ही नई लाइफ क्या हो गई, इवॉल्व हो गई। ही शोड दैट इन प्री स्टरलाइजेशन फ्लास्क लाइफ डिड नॉट केम फ्रॉम किल्ड यीस्ट, while in other flasks open to air new living organisms arose from killed yeast. This theory did not answer how the first life came on the earth. उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी जार बेसिकली आप ओपन रखोगे तब तो उस पर कोई चीज़ आके बैठेगी। आप बॉक्स के अंदर बेसिकली पैक किए हुए हो तो चींटियाँ आएंगी उस बॉक्स के आसपास? नहीं। या उस मिठाई पे चींटियाँ बैठेंगी? नहीं। अगर वो मिठाई ओपन है, ओपन किसी कंटेनर में आपने रखा है, तो ही आके बेसिकली मिठिया आपकी चींटियाँ या जो भी मक्खियाँ जो भी चीज़ें हैं उस मिठाई पे बेसिकली अटैक करेंगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जब पैक रखा तो उन्होंने ये देखा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पर आके अटैक नहीं, यानी बेसिकली जब वो पैक था तो किसी नई लाइफ का वहाँ पे इन्वॉल्वेशन नहीं हुआ था। लेकिन जब वो ओपन एयर में ओपन था तो वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म बेसिकली पैदा होना शुरू हुए, ठीक। अब इस थ्योरी की एक बेसिकली ड्रॉबैक क्या थी, ये थ्योरी प्रॉपरली एक्सेप्टेबल एक वजह से नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये नहीं पता कि पहली टाइम लाइफ कैसे आई। लाइफ आ रही है, ठीक है, आपने ये कहा कि एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ की वजह से ही नई लाइफ आ रही है, वो भी बात हम मान सकते हैं, लेकिन ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कैसे आई, यानी पहली बार लाइफ आई कहाँ से, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं मिल पाया। ये है हमारा बेसिकली वो जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसपे पहले उन्होंने क्या किया, ओपन जार लिया था, उस पर मीट के एक फ्लैश डाल दिए थे, ठीक। अब उस जार को दूसरे जार में उन्होंने सेम चीज़ किया लेकिन जार को पैक कर दिया। और तीसरे वाले में क्या किया, उन्होंने एक नेट लाइक कपड़े से उसको पैक किया।
इस वाले कंडीशन में मक्खियाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्मेल आएगी, उनको पता चल जाएगा तो अट्रैक्ट हो जाती हैं। मक्खियाँ आई, ओपन कंटेनर में फॉर्मेशन ऑफ मैगेट इन मीट। ठीक, इस कंटेनर में क्या होगा, कॉर्क सील्ड कंटेनर, नो फॉर्मेशन ऑफ मैगोट और इन मीट। और तीसरे वाले में ग्लॉस कवर कंटेनर, नो फॉर्मेशन ऑफ मैगेट इन मीट। यहाँ पे भी बेसिकली जब वो मीट के फ्लैश पे आ ही नहीं रहा है तो कैसे फॉर्मेशन होगा, होगा ही नहीं। ये है हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब हमारी जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप चाहो तो इस पर 10 स्टार 50 स्टार जितना भी स्टार लगाना है लगा लो, क्योंकि 100% है इस पार्ट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चाहे आप कोई बोर्ड एग्जाम दो, चाहे आप कोई कंपटीशन एग्जाम दो, यहाँ वाले पार्ट से पक्का है कि क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो केमिकल एवोल्यूशन वाली थ्योरी है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हुई। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रूफ रखे गए सामने कि नहीं, हमारी जो थ्योरी है, हम आप मानो या मत मानो, अगर ठीक है आप मेरी कहानी पे नहीं मान रहे हो, लेकिन हम उसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसको बेसिकली हमें पढ़ना है। ठीक, ओपरेन ऑफ रशिया एंड हार्डेन ऑफ इंग्लैंड proposed that the first form of life could have came from pre-existing non-living organic molecule, example RNA, protein, etc. And that formation of life was proceed by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecules in inorganic constituents. इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें हमारा आता है आरएनए और प्रोटीन। हमने पिछले क्लासेस में या पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ पे रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन वाली चीज़ें पढ़ रखी हैं। रिप्रोड्यूस, बेसिकली यहाँ पे आरएनए की क्या कॉपीज़ बन सकती है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी। अब इसका यूज़ इस एक्सपेरिमेंट में कैसे हुआ वो हम जानेंगे। उनके अनुसार जो हमारे हार्डेन और ओपरेन थे, इन्होंने बेसिकली अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये कहा कि लाइफ जो आ रही है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जिसमें हमारे आते हैं आरएनए और प्रोटीन। दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीड बाय केमिकल, बेसिकली ये क्या है, केमिकल ही है। एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और यही बेसिकली आगे चल के डिवाइड करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, म्यूटेट करते हैं, जिससे वेरिएशन क्रिएट होता है और लास्टली क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वेशन होता है। ठीक है, दिस कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर, वैल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4 नाइट अमोनिया एटसेट्रा। ठीक है, अब ये कंडीशन, अब बेसिकली ये चीज़ बनने के लिए हमारे अर्थ पे कुछ कंडीशंस होंगी। वो कंडीशन क्या है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, केमिकल लैब में आप गए होगे 12th में अपने, वहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो हर किसी का एक बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें तो होती है। तो ये बेसिकली इनके फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशन या कुछ फेवरेबल कंडीशन जब तक नहीं मिलेंगी तब तक इनका फॉर्मेशन नहीं होगा। और वो फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, वैल्केनिक स्टॉर्म होना चाहिए, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जिसमें हमारा मीथेन और अमोनिया CH4 और NH3 इन सब का बेसिकली इन्वॉल्वेशन होना चाहिए, तब जाके आपको आरएनए और प्रोटीन जैसी चीज़ें बनती हुई दिखेंगी। याद रखना है इसका ये पॉइंट। ठीक है, पहला तो क्या है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म, नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग प्री एग्जिस्टिंग है, लिविंग प्री एग्जिस्टिंग इन्होंने नहीं कहा, क्योंकि आरएनए प्रोटीन क्या है, नॉन लिविंग ही है। याद क्या रखना है ये पॉइंट, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, वैल्केनिक स्टॉर्म होना चाहिए, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जिसमें मीथेन और अमोनिया जैसी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। इस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, बेसिकली जो पॉइंट आपको याद रखना है उस पर स्टार या अंडरलाइन करें, बस उतना ही चीज़ें याद रखनी है। फालतू की चीज़ें लेके दिमाग में कहानी नहीं क्रिएट करनी है। कहानी आप सुनो, चीज़ों को समझो, बस उतना ही। जिस पॉइंट से क्वेश्चन आने वाले हैं वो पॉइंट हम स्टार मार्क या अंडरलाइन करा देंगे। वो पॉइंट आप NCERT से भी देख लेना और साथ में 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करते रहना एग्जाम से पहले।
अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे मिला? तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था हमारे मिलर साहब ने, ईयर था 1953। एसएल मिलर ने क्या किया, वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, क्रिएटेड अ सिमिलर कंडीशन इन अ लैबोरेटरी स्केल। उन्होंने ये पूरी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए एक लैब में गए और जैसा कि कहा गया था कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए, वैल्केनिक स्टॉर्म होना चाहिए, एटमॉस्फेयर का नेचर रिड्यूसिंग होना चाहिए जिसमें मीथेन और अमोनिया जैसी चीज़ें पाई जाएंगी, ये सारी कंडीशन उन्होंने एक लैब में बेसिकली फॉलो की। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग CH4, H2, NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक बेसिकली क्लोज फ्लास्क में उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया कितने डिग्री सेल्सियस पे, 800 डिग्री। और उस क्लोज फ्लास्क में उन्होंने क्या क्या ले रखा था, तो लिया था हमारा मीथेन, H2, अमोनिया। ठीक है, मीथेन, H2, अमोनिया क्वेश्चन आने का पॉइंट है। और साथ में क्या लिया था, वाटर वेपर। मीथेन, 4 चीज़ें याद रखनी है, मीथेन, H2, अमोनिया और वाटर वेपर। ये 4 चीज़ें उन्होंने उस क्लोज फ्लास्क में ली थी। टेम्परेचर कितना दिया था, 800 डिग्री। ठीक है, सेल्सियस में था। आपके ऑप्शनल अगर पूछते हैं तो वहाँ पे केल्विन स्केल में भी दिया रहता है, फ़ारेनहाइट में भी दिया रहता है, ये सेल्सियस स्केल में है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। उन्होंने क्या देखा, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था। ठीक, इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट एंड फैट। धीरे धीरे बेसिकली ये आपके जो एक्सपेरिमेंट चले थे 18 दिन तक चले थे। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, हालांकि एक एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह आप सोच सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 18 दिन तक कंडक्ट किया था। और इनको रिजल्ट कितने दिन से देखने को मिल गया था, 10वें दिन से मिलना इनको रिजल्ट स्टार्ट हो गया था, जिसमें पहले क्या बना, अमीनो एसिड बना। फिर उस जो भी एक्सपेरिमेंट था वो एज इट इज उसको वैसे ही कि वैसे ही छोड़ दिए। फिर उन्होंने क्या देखा कि शुगर का फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजनस बेस का फॉर्मेशन हुआ और कुछ पिगमेंट्स और फैट का फॉर्मेशन भी होना शुरू हो गया। एनालिसिस ऑफ मेटेरोइड्स कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन द स्पेस। ठीक है, जब चीज़ें वैसे की वैसे मिलना शुरू हुई, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली आपके अमीनो एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाए जा रहे हैं, फैट भी पाए जा रहे हैं, शुगर और नाइट्रोजनस बेस भी पाए जा रहे हैं। डीएनए में हमारे नाइट्रोजनस बेस तो पहले ही से प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब चीज़ें बनना इस प्रोसेस से शुरू हुई तो ये चीज़ समझ में आई कि हमारे ये एक्सपेरिमेंट जो कह रहा है यानी वो एक्सपेरिमेंट सही है, क्योंकि हमारे पहले में, आज में नहीं, पहले के टाइम यूनिवर्स के कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी। बेसिकली बिग बैंग थ्योरी के टाइम एक्सप्लोजन हुआ था, वहाँ पे जो टेम्परेचर तो ऑब्वियस सी बात है बहुत हाई रेंज का था, सारी चीज़ें एज इट इज़, सारे कंडीशन एज इट इज़ फॉलो हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लाइफ कैसे कैसे इवॉल्व हुई इस चीज़ का प्रूफ मिलना शुरू हुआ। केमिकल इवोल्यूशन वॉज मोर और लेस एक्सेप्टेड। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी, हमारी केमिकल एवोल्यूशन। क्यों है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ दिया है बेसिकली लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला। ठीक, इस एक्सपेरिमेंट की कहानी क्या थी, एक समरी की तरह समझेंगे। हमारे एसएल मिलर साहब ने 1953 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था, जिसमें उन्होंने एक क्लोज फ्लास्क में क्या क्या लिया था, अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर और H2, 4 कंपाउंड लिए थे। उनको 800 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया। ठीक, अब कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या देखा कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, और उसके कुछ टाइम के बाद कुछ शुगर, नाइट्रोजनस बेस जैसी चीज़ें, फैट और प्रोटीन का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, जिससे कंक्लूजन ये निकल के आया कि लाइफ हो ना हो ऐसे ही चल के इवॉल्व हुई है। ठीक, सोचो हमारे पहले के साइंटिस्ट कितने महान थे ना, सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाना इट्स नॉट पॉसिबल। हमें अगर मिल जाए, लैब में हम जाते हैं तो मस्ती करना चालू कर देते हैं। हालांकि साइंस में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिनको अभी प्रूफ करना बाकी है। ठीक, अगर आप उनको प्रूफ कर पाते हो तो आगे चल के हो सकता है कि आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, कल आपके ही बारे में और बच्चों को पढ़ाएं। ये है उनका एक्सपेरिमेंट। ठीक, उन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसमें वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया और H2 का कंडक्शन कराया। कितना डिग्री टेम्परेचर था,
800 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जिसके थ्रू उनको ये समझ में आया कि चीज़ें क्या हुई, पहले अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, फिर शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्रोटीन और फैट का फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। ठीक, अब उनको वाटर वेपर कहाँ से मिल रहा है, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल आपके एनसीईआरटी में भी इनफैक्ट ये फिगर दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के फिगर की लेवलिंग एक बार पढ़ लेना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं आएंगे। मेन जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन ही है। ठीक, क्या क्या कंपाउंड हुआ था यूज़ वो पूछ सकता है, किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ था वो पूछ सकता है, टेम्परेचर की रेंज क्या थी वो पूछ सकता है। ठीक, और साइंटिस्ट का नाम। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ, ठीक है, पहली बार लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड कब हुआ था, 3 बिलियन ईयर बैक। आज से लगभग 3 बिलियन ईयर बैक किसका ओरिजिनेशन हुआ, पहला नॉन सेलुलर फॉर्म, जिनके अंदर सेल नाम की चीज नहीं थी। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल्स, जिसमें आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एटसेट्रा। These capsules were able to replicate and reproduce। बेसिकली हमने पढ़ रखा है कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड ये सब के अंदर क्या है, रेप्लिकेशन की थोड़ी थोड़ी पावर होती है। The first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million year ago। These were probably single celled। ठीक है, क्या हुआ कि 2000 मिलियन ईयर अगो क्या स्टार्ट हुए, पहले सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आना स्टार्ट हुई, लेकिन उनकी शर्त क्या थी कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड थे। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि आर्की बैक्टीरिया जो है, आर्की बैक्टीरिया हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आप सोच भी नहीं सकते, वो बैक्टीरिया उनमें भी जिंदा रहते हैं। सॉल्टी एरिया हो, पोलर रीजन हो, हर जगह वो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना है तो सिंगल सेल्ड ही, यानी कहीं ना कहीं हम ऐसा मान सकते हैं कि एवोल्यूशन के टर्म में आने वाले जो पहले ऑर्गेनिज्म थे वो बैक्टीरिया हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आज भी उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो इतने हार्श कंडीशन को सर्वाइव कर ले जाए। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर अरोज इन वाटर एनवायरनमेंट। पहले जितने भी लाइफ फॉर्म आए, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि लाइफ फॉर्म सबसे पहले कहाँ पे अरोज हुआ है, तो वाटर एनवायरनमेंट या वाटर बॉडीज में सबसे पहले लाइफ फॉर्म देखा गया था। दिस थ्योरी ऑफ अ बायोजेनेसिस, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, अरोज स्लोली थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये जो थ्योरी थी इसको एक्सेप्ट किया कि जो भी लाइफ अरोज हो रहा है वो कहाँ से अरोज हो रहा है, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स से, जिसमें हमारे आ रहे हैं आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड। इन्हीं के थ्रू, इन्हीं के कंपोजिशन से धीरे धीरे एवोल्यूशन के टर्म में नई लाइफ के बेसिकली ओरिजिनेशन स्टार्ट हो रही हैं। वंस फॉर्म्ड द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड इनटू द कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुडे। पहले के टाइम में जो चीज़ सेलुलर के फॉर्म में थी, सिंगल सेल्ड थे। सिंगल सेल्ड यानी प्रोकैरियोटिक से क्या बने, हमारे यूकैरियोटिक का फॉर्मेशन हुआ, और यूकैरियोटिक से ही धीरे 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 मल्टी सेलुलर फॉर्म में चीज़ें ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुई। और आज की जो भी बायोडाइवर्सिटी है इसका ओरिजिनेशन बेसिकली 2000 मिलियन ईयर पहले से होना स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं यहाँ पे, आपको एक डेट ये याद रखनी है, पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब अरोज हुआ था, तो 3 बिलियन, और 3 बिलियन के यहाँ पे जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब अरोज हुआ, 200 मिलियन ईयर। बिलियन और मिलियन का ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। बिलियन में क्या था हमारा, बेसिकली 3 बिलियन के लगभग क्या हुआ था, नॉन सेलुलर, पहला नॉन सेलुलर लाइफ अरोज हुआ था। और 2000 मिलियन ईयर बैक क्या हुआ था, हमारा जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ था वो अरोज हुआ था। किससे अरोज हुआ है, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमारे आ रहे हैं प्रोटीन, आरएनए और पॉलीसैकेराइड्स, जिनके अंदर पावर होती है रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन की। इसके वजह से जो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हुई है, लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, वो यहीं से कैरी आउट होना शुरू हुआ। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब लाइफ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, बहुत सारी आपने देख ली है, पढ़ रखी है, चार थ्योरीज रखी गई। कौन कौन सी,
थ्योरी, बेसिकली केमिकल एवोल्यूशन तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थे, वो तो आप हटाई दो, लेकिन बहुत सारी ऐसी थ्योरी थी जिनका कोई प्रूफ नहीं था, तो हम उनको एजम्पशन के तौर पे मान सकते हैं, जिसमें हमारा था पहला स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी, दूसरा पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी, और तीसरा था हमारा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये तीनों ही थ्योरी बेसिकली कहने को ठीक था, चीज़ें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ठीक समझ में आ रही थी, लेकिन प्रूफ नहीं था कोई। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क अभी भी उस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहे थे। तो उस थ्योरी के जितने भी ड्रॉबैक, जितनी भी लिमिटेशन थी, वो कहाँ से क्लियर हुई? हमारी थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन से। नाम में ही है केमिकल एवोल्यूशन, यानी केमिकल के थ्रू इवॉल्व होना चीज़ें शुरू हुई। ठीक, मेनी assumptions were proposed on the behalf of evolution of life. All these ideas were strongly challenged during the 19th century. याद रखना है, 19th century based on observation made during sea voyage snail ship called HMS Beagle. ठीक है, around the world, Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degree not only among themselves but also with life form that existed million of years ago. अब हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डार्विन। हालांकि आपने बहुत पहले से बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जो हर जगह कहीं ना कहीं आपने उनका नाम सुन रखा है। अब उन्होंने क्या किया, उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, हमेशा एक से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते रहते थे। उनकी एक शिप थी जिसका नाम था HMS बीगल। ठीक है, वो उस शिप में बैठ के नॉर्मली ओशन और सी के तरफ ट्रैवल कर रहे थे। और ट्रैवल करते करते लोग होते ना, कुछ लोगों को शांति से बैठना नहीं आता, चीज़ों को एंजॉय करना नहीं आता, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हो और नई नई चीज़ें उसमें बेसिकली ऐसा हर टाइम उनके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क घूमता है, क्यों या कैसे। तो वो इस क्वेश्चन मार्क के साथ बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू किए। जब ये सारी थ्योरीज आई, स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी या पैनस्पर्मिया या हमारे स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी, तो ये साइंटिस्ट ऑब्वियस सी बात है इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी। अब आप गॉड के अगेंस्ट जाओ या किसी रिलीजन के अगेंस्ट जाओ तो आप पे बहुत सारे सवाल उठना शुरू होते हैं कि नास्तिक है, भगवान नहीं मानता, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इतना आसान नहीं था सारी थ्योरी को बेसिकली रिजेक्ट कर पाना। तो 19th सेंचुरी में इसके लिए बहुत बेसिकली फाइटिंग, लड़ाई झगड़े, बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट बहुत कुछ चला। लेकिन हमारे डार्विन साहब जो थे वो बहुत ही सुलझे टाइप के इंसान थे। उन्होंने जब अपने शिप से, HMS बीगल उनके शिप का नाम है, इनफैक्ट जब नाम दिया है NCERT में तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट नहीं, शिप का नाम क्या ही कोई पढ़ता, लेकिन दिया है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। वो वर्ड के चक्कर काटने के लिए सोच रहे थे उस शिप में। तो उन्होंने क्या कहा कि कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर, जो भी लाइफ फॉर्म आज है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई अदर ऑर्गेनिज्म है, इन सब के अंदर सिमिलरिटीज़ हैं कुछ ऐसी जो बहुत पहले जो भी लाइफ फॉर्म थे उनके अंदर देखी गई थी। ठीक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी एज इट इज़ हमारे अंदर प्रेजेंट है, तब से जब से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था होना। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पूर्वज बंदर हैं, तो क्या हमारे बंदर से हम बेसिकली उनसे थोड़ा थोड़ा अलग हैं, या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है जो सिमिलर है। ठीक है, तो ये चीज़ कौन बताया था? हमारे डार्विन साहब ने बताया था। ही सेड एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एंड न्यू लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, उन्होंने कहा कि लाइफ फॉर्म जो एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक, चला डायनासोर जैसी चीज़ें या जो भी, उससे भी पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो जो एग्जिस्ट हो चुके हैं। ठीक, और नई लाइफ फॉर्म जो आ रही है, यही क्या है, हमारे अर्थ पे ये कंटिन्यू मैनर में चलने वाली है। जबकि आपके स्पेशल क्रिएशन ने क्या कहा था कि जो आज है वो हमेशा एज इट इज़ बना होगा। पहले से भगवान ने ऐसा लिख के भेजा है कि जिसको जिसको धरती पे भेज दिए हैं वो हमेशा के लिए एज इट इज़ वहाँ पे रहने वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके बाद नई इवॉल्वेशन के साथ अर्थ पे आई हैं। ऑर्गेनिज अंडरगॉन with gradual evolution of life form due to variation in characteristics which enables some to survive better in natural conditions. Climate, food, physical factor, example, etc. would have outbreed other
दैट लेस इनोड एंड सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। ठीक है, अब क्या है कि इन्होंने ही एक थ्योरी दी थी जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब जो फिट वन होगा या जो फिटेस्ट होगा वही क्या होगा, सर्वाइव होगा। अब हमारे क्लाइमेट है, फूड है, फिजिकल फैक्टर है, ये सब कुछ चीज़ें एज इट इज़ हमेशा तो रहने वाली नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए भी क्या वेरिएशन क्रिएट हो रहा है। पहले के पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन में बहुत अंतर है। पहले हमें आराम से सारी चीज़ें, इतनी महंगाई नहीं, महंगाई होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप भैया उस चीज़ को अगर अफोर्ड कर सकते हो तभी परचेस करो। जब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो परचेस करने का क्या ही मतलब है, कर ही नहीं सकते आप परचेस। तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ चुका है। अब आप अगर उस फैक्टर में सर्वाइव कर पा रहे हो, उस चीज़ों को अडॉप्ट कर पा रहे हो, तब तो आप सर्वाइवल रेट में फिक्स हो, नहीं तो धीरे 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 आपकी एक्सटेंशन के करीब जाते रहोगे। ठीक, तो यही कहलाता हमारा क्या, नेचुरल सिलेक्शन। इट वॉज रिफर्ड एज फिटनेस। फिटनेस का मतलब है उनसे रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। ठीक है, जो भी उस क्लाइमेटिक फैक्टर, उस फूड मैनर में या उस पॉपुलेटेड एरिया में फिट होके सर्वाइव कर सकता है। फिट्स उनका मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ये नहीं कि शरीर से फिट होना, नहीं, रिप्रोडक्टिव मैनर में फिट एंड फाइन होना, वही क्या होगा, आगे की तरफ सर्वाइव कर सकता है। दोज हु आर बेटर फिट इन द इन्वायरमेंटल लीव्स more progeny than other and will survive more and hence are selected by nature. He called it as natural selection and implied it at the mechanism of evolution. ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था, एक तो इन्होंने क्या टर्म दिया था, फिटनेस, जो बेसिकली पॉसिबल किसके लिए था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस में। अब उन्होंने कहा कि जो भी इस एनवायरमेंटल फैक्टर में बिल्कुल फिट एंड फाइन के साथ रह सकता है उसकी ही पॉपुलेशन आगे की तरफ इंक्रीज होगी। पहला तो रीज़न ये था। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फिट हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हिसाब से या रिप्रोडक्टिव फिटनेस के हिसाब से, अगर आप फिट हो तो आपकी पॉपुलेशन, आपकी प्रोजनी बढ़ेंगी और वो सर्वाइवल रेट में क्या होगी, हेल्प होगी, क्योंकि प्रोजनी आपने पढ़ रखा है कि वेरिएशन आता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन थोड़े थोड़े चीज़ें क्या होते हैं, वेरी करते रहते हैं, जिसकी वजह से हेल्प होती है कि आप उस क्लाइमेटिक या उस इन्वायरमेंटल या उस फिजिकल फैक्टर में आराम से सर्वाइव कर पाओ। और इसी को उन्होंने नाम क्या दिया, नेचुरल सिलेक्शन, यानी जो नेचर के थ्रू सिलेक्टेड है वही आगे की तरफ क्या होगा, सर्वाइव कर सकता है। एल्फ्रेड वेलेस, अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मेले आर्चिपेगल, हैड also came in similar conclusion around the same time। ठीक है, एल्फ्रेड वेलेस भी जो थे उन्होंने भी यही चीज़ बताई जो हमारे डार्विन साहब ने कही थी। ठीक, यानी दोनों के ही सोचने का तरीका फाइनली, बहुत कम ऐसा आपने साइंस में देखा होगा कि दो साइंटिस्ट जो है वो किसी एक बात पे कोऑपरेट कर रहे हैं। तो एल्फ्रेड साहब जो थे या वेलेस साहब जो थे उन्होंने भी डार्विन की इस बात को सहमति दी। ठीक, कि जो भी नेचुरल सिलेक्शन वाली वो चीज़ें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। All the existing life form share similarities and share common ancestor। जितनी भी लाइफ फॉर्म आज है उनके अंदर क्या है, सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिल रही हो और कहीं ना कहीं उनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन है। ठीक है, जैसे अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात लो तो ह्यूमन बींग्स या आप मैमल्स लो, मैमल्स जितने भी हैं इन सब के एंसेस्टर क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि मैमल्स जो भी हमारे बेसिकली बर्थ दे रहे हैं डायरेक्ट यंग वंस को, एग तो लेकर नहीं रहे हैं, इन सब के ऊपर क्या है, हेयर है, तो इन सब के एंसेस्टर सिमिलरिटीज़ भी है और कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर जो है वो कॉमन होते जा रहे हैं। However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth, जिसको हम बोल रहे हैं इपॉक, पीरियड एंड एरा। ठीक है, ये जो एंसेस्टर है ये पहले के टाइम प्रेजेंट थे और आज वही एंसेस्टर के अंदर इवोल्यूशन हुआ जिससे हमारा जन्म हुआ। बेसिकली आप देखे होंगे कि टाइगर किसकी फैमिलीज़ में बिलोंग होती है, टाइगर हो गया, हमारी कैट हो गई, इन सब की जो फैमिली है वो एक है, फिलिएसी फैमिली। और हमारे जो डॉग हैं, डॉग हो गए, वुल्फ हो गए, इन सब की फैमिली क्या है, एक ही है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इनके जो एंसेस्टर है वो एक ही हैं और उस एंसेस्टर में कई सारे वेरिएशन क्रिएट हुए जिनसे अदर स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होना
शुरू हो गया। और ये एंसेस्टर कभी ना कभी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट थे, तभी तो उनके अंदर इवोल्यूशन जैसी चीज़ें क्रिएट हुई। और वो धीरे धीरे, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से फिट नहीं बैठे, तो वो धीरे धीरे एक्सटेंशन के करीब गए और लास्ट में एक्सटेंट हो गए। They also concluded that Earth is very old, not thousands of years, as was thought earlier, but billions of years old. उनके अनुसार ये है कि हम क्या सोच रहे थे पहले कि अर्थ जो है वो 1000 ऑफ ईयर्स बहुत पुराना है, ठीक है, 1000 ऑफ ईयर्स के अप्रॉक्स, 1000 ऑफ ईयर्स नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर अर्थ हमारा पुराना है। इस अर्थ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आज नहीं पाए जा रहे, लेकिन कभी ना कहीं भी प्रेजेंट थे। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन कभी ना कभी उनके कुछ ना कुछ फॉसिल, अभी आप पढ़ोगे कि एविडेंस क्या मिला, पैलेंटोलॉजी के हेल्प से, फॉसिल्स के हेल्प से आज भी बहुत सारी खुदाइयाँ होती हैं, तो वहाँ कोई नए नए चीज़ों की बेसिकली आपको स्केलेटन मिल जाते हैं या कुछ ऐसे प्रूफ मिल जाते हैं जिससे ये समझ में आता है कि नहीं, ऐसी भी चीज़ें हमारे अर्थ पे प्रेजेंट थी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सारी ही चीज़ें क्लियर करना शुरू हुई। किसने? हमारे डार्विन साहब और वेलेस साहब ने, इन दोनों की ही सहमति से उन्होंने ये सारी चीज़ें कही। अब आपकी एक चीज़ बचती है, ये है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? 4.5 बिलियन ईयर अगो क्या बना? हमारे अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ। 9 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ था? यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। और फिर चीज़ें क्या हुई? धीरे 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 इवॉल्व हुई और आज फाइनली हम कहाँ पहुँच गए? होमो सेपियंस सेपियंस की तरफ। ठीक है, ये है हमारे एवोल्यूशन का पाथ। और अब हमारा बच रहा है एविडेंसेस। ठीक है, क्या एविडेंसेस हुए थे? इसके अलावा आपके एडॉप्टिव रेडिएशन जैसी चीज़ें, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे पूछते हैं। आपके होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, इनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन पूछता है। मार्सूपियल एनिमल्स क्या होते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट